नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर पेपर थर्ड का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड में आज हम पढ़ेंगे अंड जनन यानी oogenesis। पिछले अध्याय में हमने युग्मकों का निर्माण में अध्ययन करते हुए स्पर्म की स्टडी, स्पर्म के युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया। उसी कड़ी में मादा जननों में बनने वाले युग्मक को अंडक कहा जाता है यानी ओवम। ये अंडक मादा जननांगों में बनते हैं। ये भी उसी प्रकार की संरचना का आनुवंशिक संरचना हैप्लॉइड प्रकार की ही होती है, लेकिन शुक्राणुओं की जनन प्रक्रिया से थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है और थोड़ी सी उससे अलग है। यह काफ़ी बड़ी और जटिल संरचना होती है। इसमें मादा जननांगों में युग्मकों का निर्माण ओवरी या अंडाशय में होता है। इसके लिए जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो मादाओं में मुख्य रूप से दो ओवरियां, अधिकांश मादा जंतुओं में दो ओवरियां होती हैं जिनमें इन अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन ये अंडाणु दूसरे शुक्राणु युग्मक की तुलना में अगतिशील और दीर्घ और पीतक युक्त कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और केंद्रकीय अम्लों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक होती है। उधर हम बात करें तो शुक्राणुओं में आनुवंशिक मटेरियल के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता, जबकि इन युग्मकों में अंडाणुओं में इसके विपरीत फूड मटेरियल रिजर्व एंड आनुवंशिक गुणों सहित विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स और केंद्रकीय ग्लाइकोजन प्रोटीन आदि सभी इसमें उपस्थित होती हैं। इन प्राणियों में विशेष रूप से अंडाणु अधिक बड़े होते हैं बजाय शुक्राणु के, जिनका विकास मादा के शरीर के बाहर भी होता है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे स्पीशीज में, एम्फीबियंस में रेप्टिलिया और एवीज यानी अंडज, ये जंतु जो ओविपेरस, जो जंतु अपने अंडे बाहर निकालते हैं अंडज के रूप में, वो ओविपेरस जंतु कहलाते हैं। इनमें प्राणी का विकास, मादा विकास शरीर से बाहर होता है। स्तनधारी प्राणियों में जैसे कुछ छोटे होते हैं लेकिन उनका सामान्य काय कोशिकाओं से कई बड़ा होता है, लेकिन इनका विकास मादा के शरीर में होता है, जिनमें आवश्यक पोषक पदार्थों को मादा के उत्तकों से प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनन की प्रक्रिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो अंडज और एक विविपेरस, और एक होते हैं ओवोविविपेरस यानी ऐसे जंतु जो अपने युग्मकों का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण मादा के शरीर में ही होता है, वो कहलाते हैं विविपेरस। यानी उन जंतुओं में भ्रूण का निर्माण अपरा से, प्लेसेंटा से बनकर तैयार होता है, जिसमें भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर से और भ्रूण के शरीर में प्लेसेंटा के माध्यम से उनको भोजन प्राप्त होता है। इससे पूर्व जो बात करी अपन ने अंडज, वो जंतु जो अपने शरीर से जनन के पश्चात उन भ्रूण को
भ्रूणीय झिल्लियों से घिरे हुए एक अंडे के रूप में उनको बाहर शरीर से त्याग देते हैं, जिससे उसके बाद उनकी देख रेख और पेरेंटल केयर वो करती हैं। लेकिन इसमें माँ का उस भ्रूण से कोई अटैचमेंट नहीं होता है उत्तकीय। वो शरीर से बाहर त्यागने के बाद में उस भ्रूण का विकास शरीर के अंडे के झिल्लियों में घिरे हुए रहने के कारण उसी में ही उसका पोषण और श्वसन सब उसी अंडे की झिल्लियों के माध्यम से ही, और उत्सर्जन भी वहीं होता है। अतः ऐसे जंतु अंडज होते हैं। दूसरे टाइप्स के जो थे विविपैरस यानी जरायु जंतु, जो अपने भ्रूण का विकास शरीर के अंदर करते हैं। तीसरे टाइप्स के जंतु हैं ओवोविविपैरस यानी अर्ध विकसित अंडों का विकास करके और भ्रूण का अर्ध भ्रूण का विकास होने के बाद में वो दोनों ही तरह से ओवोविविपैरस टाइप से अपने जीवों का विकास करते हैं। जैसे इसमें मार्सुपियल कंगारू है, जो अपनी थैली में अर्ध विकसित भ्रूण को ही कई महीनों तक अपने शरीर के अंदर रखते हैं, जिसमें उसका विकास पूर्ण नहीं होता है और वो अपने लगातार माँ की उस थैली के अंदर ही निपल्स के द्वारा लगातार भ्रूण से माँ से पोषण प्राप्त करते रहते हैं और वो अंदर उसके चिपके रहते हैं। यानी आधा विकसित हुए भ्रूण का माँ के शरीर के साथ ही रहकर लंबे टाइम तक विकास होना ओवोविविपैरस कहलाता है। ये बात यहीं छोड़ते हुए अपन अब अंड जनन की ओर बढ़ें तो इसमें द्विगुणित युग्मनज जायगोट के लिए अगुणित हैप्लोइड गुणसूत्रों का एक समुच्चय सेट उपलब्ध कराते हैं ये अंडाणु। युग्मनज में जायगोट में संपूर्ण कोशिका द्रव्य में व्यवस्था करते हैं। शुक्राणु में तो कोशिका द्रव्य का नाम मात्र होता ही नहीं है। इस प्रकार से भोजन उपलब्ध कराते हैं। इन सभी बातों में सबसे पहले जो अंडाशय होते हैं उनमें शुरुआत में अंडा जनन की क्रिया को शुरुआत करने के लिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की उपस्थिति होती है। इस क्रिया में को भी हम 3 अवस्थाओं में विभेद किया जा सकता है, जिसमें शुक्राणु जनन की तरह ही ये 3 भाग हैं। इसमें पहला है गुणन प्रवस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी अंड जनन कोशिकाओं का लगातार वृद्धि होना, कई गुना बढ़ जाना, और उसके बाद उन संख्या में बढ़ जाने के बाद में दूसरी फेज होती है ग्रोथ फेज, में कोशिकाओं का अच्छे से वृद्धि करके कोशिका द्रव्य, केंद्रक और भोजन आदि सभी को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं। ग्रोथ फेज में फुली मैच्योर हो जाते हैं। उस फुली मैच्योर होने का वृद्धि प्रवस्था के बाद में इसमें परिफेकेंट प्रवस्था यानी मियोसिस होता है, और इसमें नए समुच्चय के द्वारा एक अंडाणु कोशिका का निर्माण यानी अगुणित एक कोशिका बनती है और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जबकि शुक्र जनन में इस परिपक्व प्रवस्था में 4 हैप्लॉइड्स स्पर्म या युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि यहाँ विशेष बात यह है कि इसमें एक दीर्घ विकसित बड़ी अंडाणु कोशिका यानी ओवम का निर्माण होता है हैप्लॉइड सेल का, और 3 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, लेकिन वो पोलर बॉडी यानी इनएक्टिव फॉर्म में बनकर सुप्त अवस्था में रहती हैं, जो जनन में फर्टिलाइजेशन में उन अंडाणुओं का कोई भी भाग नहीं लेता है। यदि हम इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो हम इस पे बात कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ओवरी के अंदर जो बाहर की परत है उसमें प्राइमोर्डियल जनन कोशिकाएं हैं जो द्विगुणित प्रकार की होती हैं। ये द्विगुणित प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं समसूत्री विभाजन में। जैसे ही ये बढ़ेंगी इनमें नए सेल्स का निर्माण हो जाता है, और अंड मात्रक कोशिकाओं में द्विगुणित कोशिकाएं जो हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी oocytes का निर्माण करती हैं, और कुछ न्यूट्रिशन साइट oocyte पोषण में सहायक होती हैं। ये प्राइमरी oocyte द्विगुणित सेल्स आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती हैं और पीतक योग की मात्रा को इकट्ठा करते हुए फ्यूचर में बनने वाले भ्रूण के लिए भोजन अवेलेबल कराएंगी।
और इसमें मात्रा, कोशिका द्रव की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे अंडे का प्राइमरी oocytes की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन में इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस में द्विगुणित कोशिकाएं के जो समुच्चय होते हैं उनमें अर्धसूत्रण होता है। अर्धसूत्रण होने से इसमें दो भागों में इस कोशिका को दो भागों में बांट देते हैं। प्रथम में सेकेंडरी oocytes और प्राथमिक पोलर बॉडी, यानी ये इनएक्टिव सेल्स छोटी और ये थोड़ी सी बड़ी अंडक के रूप में तैयार हो जाती है। इसी सेल का पुनः द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, जिसमें ये और थोड़ी सी बड़ी बन जाती है और इसमें एक छोटी सी सेल्स में डिवीज़न हो जाता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें एंड पोलर बॉडी थी। इसी एंड पोलर बॉडी में वापस सूत्र विभाजन होता है और सेम कॉपी इसी की बनती हैं, तो दो पोलर बॉडी का निर्माण होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक पोलर बॉडी के रूप में प्रथम पोलर बॉडी बनी थी, जिसकी दो सेम कॉपी ही डेवलप होंगी। द्वितीय अर्धसूत्रण विभाजन में हमेशा पूर्व उपस्थित कोशिकाओं का ही समान विभाजन होता है। इसमें ये